नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। श्री भीखू राम जी इदाते आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। भारत में बैंकों के बोर्ड के शासन की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के संबंध में उचित उपाय सुझाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा हेतु कि देश के मौजूदा आपराधिक कानूनों में सुधार पर विचार करने हेतु। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। इदाते आयोग के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने फरवरी 2014 में 3 साल की अवधि के लिए गैर अधिसूचित घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का निर्णय लिया और इस राष्ट्रीय आयोग का गठन श्री भीखू राम जी इदाते की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने दिसंबर 2017 में अपनी रिपोर्ट दी और आयोग की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2019 में गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया था। साथ ही इन समुदायों के सशक्तिकरण के लिए एक योजना को भी तैयार किया गया है। इस रूप में आपको ध्यान रखना है कि इदाते आयोग की स्थापना किस लिए की गई थी। तो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के संबंध में उचित उपाय सुझाने के लिए, और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा आज ही नई दिल्ली में गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतू समुदायों के कल्याण के लिए स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डी नोटिफाइड ट्राइब यानी सीड योजना का शुभारंभ किया गया है, जो इन समुदायों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित हो सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अवधारणा को पहली बार 1991 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रथम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन टोक्यो, जापान में आयोजित हुआ था। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यह सही कथन गलत है या है। केवल एक और 3, केवल 2 कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसे 2005 में स्थापित किया गया था, मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत और सहयोग के लिए, और ये मुख्य रूप से 18 क्षेत्रीय देशों का एक मंच है। इस पूर्वी एशिया समूह की अवधारणा को सबसे पहले 1991 में तत्कालीन मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद के द्वारा प्रचारित किया गया था और इसका पहला शिखर सम्मेलन दिसंबर 2005 को मलेशिया के ही कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत इस शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। इस रूप में पहला और तीसरा जो कथन है वो हमारा सही है, दूसरा जो हमारा कथन है वो हमारा गलत है, और चूंकि गलत कथन की पहचान करनी है इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया सरकार और सिंगापुर सरकार के साथ साझेदारी में हाल ही में समुद्री प्लास्टिक मलबे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के देशों के द्वारा भागीदारी की गई थी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है या है। यह एक गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी का वार्षिक आयोजन है। एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग की परिकल्पना टेरी के द्वारा की गई थी और इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया था। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। ऊर्जा और संसाधन संस्थान, जिसे हम टेरी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है जो मुख्य रूप से भारत और ग्लोबल साउथ के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को करता है। मुख्य रूप से इसकी स्थापना 1974 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी और 2003 में इसका नाम बदलकर द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कर दिया, जिसे शॉर्ट में हम टेरी के नाम से जानते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट यानी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी के द्वारा ही वार्षिक रूप में आयोजित किया जाता है और इसे सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग, जिसे अंग्रेजी में ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट यानी ग्रह के रूप में जाना जाता है, यह मुख्य रूप से जो अवधारणा है इसे टेरी के द्वारा ही विकसित किया गया है, जो भारत की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में जानी जाती है। हालांकि इसे टेरी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस रूप में पहला और दूसरा कथन हमारा सही है, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा और सही कथन के रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री आज टेरी के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में उद्घाटन भाषण वीडियो संदेश के माध्यम से देने वाले हैं। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ ही वैश्विक रूप से साझा करने वाले संसाधनों की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गुरु रविदास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या हैं? वो भक्ति आंदोलन के भारतीय रहस्यवादी संत कवि थे। उनकी कविताओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आपके विकल्प है केवल 1, केवल 2, दोनों की कोई नहीं। गुरु रविदास के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वह 14वीं सदी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सुधारक थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जिन्होंने एक ईश्वर में विश्वास और उनकी निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण प्रमुखता प्राप्त की। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने खुले तौर पर ब्राह्मणवादी समाज की अवधारणा का तिरस्कार किया था। उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर तत्काल प्रभाव डाला और उनकी लगभग 41 कविताओं को सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। इस रूप में दोनों ही हमारे कथन सही हैं और उत्तर हो जाएगा हमारा सी, दोनों। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने गुरु रविदास के जन्म दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि रविदास जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में पूर्णिमा के दिन माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो कि आज है। अब हम 2021 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। तीसरा कथन है, किसी विशेष वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18(1) सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त करता है और ये राज्य को किसी भी नागरिक या गैर नागरिक को उपाधि प्रदान करने से भी रोकता है। हालांकि भारत रत्न, पद्म विभूषण,
पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अर्थ के अंतर्गत उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं और इस प्रकार से उन्हें प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से सैन्य और शैक्षणिक सम्मानों को भी इससे छूट दी गई है। इस प्रकार एक विश्वविद्यालय योग्यता के आधार पर उपाधि या सम्मान दे सकता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के नागरिकों को गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। हालांकि इसको 2 बार निलंबित किया गया है, जिसमें 1977 में इसे 2 साल के लिए निलंबित किया गया था और 1992 के मध्य में भी इसे निलंबित किया गया था, जब भारत के उच्च न्यायालयों में से संबंधित जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। इस रूप में यदि हम देखें तो तीनों के तीनों जो कथन हैं वो हमारे सही नहीं हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद के बारे में बात करेंगे, जो आज के पत्र सूचना कार्यालय में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में चौथे भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद को आयोजित किया गया। इस संवाद की सह अध्यक्षता भारत विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री के द्वारा की गई है। बातचीत में ऊर्जा संक्रमण चर्चा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना और दोनों ऊर्जा मंत्रियों ने नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, भंडारण के साथ महत्वपूर्ण खनिजों आदि पर ध्यान देने के लिए अपने देशों में चल रही ऊर्जा संक्रमण गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसमें भारत के द्वारा विकासशील देशों के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त पर भी प्रकाश डाला गया है। वार्ता के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह आशय पत्र वैश्विक उत्सर्जन में कमी को तेज करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने और उनकी तैनाती को बढ़ाने की दिशा में काम करने के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। इस आशय पत्र का जो फोकस है वह है अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर और क्लीन हाइड्रोजन के निर्माण और तैनाती को बढ़ाने पर दिया गया है और साथ ही ऊर्जा वार्ता के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गठित 5 संयुक्त कार्य समूहों यानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की भी अब तक की प्रगति और आगे की कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई है। इसमें विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला खान, महत्वपूर्ण खनिज और तेल और गैस से संबंधित संयुक्त कार्य समूह महत्वपूर्ण है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है और इस संदर्भ में आगे की कार्य योजना में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें बेहतर ग्रिड प्रबंधन के साथ ही बायोमास ऊर्जा के विकास और बैटरी व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अनुसंधान और विकास सहयोग को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिजली क्षेत्र के अलावा हमें कुछ अन्य वांछित क्षेत्रों पर भी कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन की लागत को कम करना, खनिज क्षेत्र में निवेश के अलावा LNG भागीदारी की संभावनाओं को तलाशना भी महत्वपूर्ण है और इन पर भी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता में बल दिया गया है। आज के दैनिक क्विज में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।